नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया में ताजा हालात क्या हैं, ईरान अमेरिका जंग में लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, लेटेस्ट न्यूज क्या है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ में हम आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं। वर्ल्ड नाउ में पहली खबर में बात होंगी, आज खाड़ी में एटमी जंग की एंट्री होने वाली है क्या। खाड़ी के रेगिस्तान से उठी एक रहस्यमय हलचल ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है, खास करके अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की। तो क्या ईरान ने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी है जिससे अमेरिका खौफ खाता है। सवाल सीधा है, क्या खाड़ी में यलगार हो चुका है और अब क्या पूरी दुनिया परमाणु युद्ध की दहलीज पर है। हाल ही में ईरान की धरती कांपी रिक्टर स्केल पर आए इस भूकंप ने प्राकृतिक आपदा से ज्यादा परमाणु परीक्षण की आशंका को जन्म दिया है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस भूकंप का केंद्र और इसकी प्रकृति किसी टेक्टोनिक प्लेट के खसकने जैसी नहीं बल्कि एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी महसूस हुई है। खतरा सिर्फ आशंकाओं में नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी सीआईए की ताजा रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया है। सीआईए ने बताया है कि तेहरान के पास अभी इतना एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है कि जिससे वो कई परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। पश्चिम के कड़े सैंक्शंस और इजराइल के साथ बढ़ती तनातनी के बीच क्या ईरान ने एटमी ढाल तैयार कर ली है, और अगर ये वाकई भूकंप एक टेस्ट था तो समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल चुका है। दुनिया की भू राजनीति हमेशा के लिए बदल चुकी है, क्योंकि चर्चा अब कूटनीति की नहीं है, एटम नीति की हो रही है, उस ट्रिगर की हो रही है जिस पर ईरान की उंगली पहुंच चुकी है। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर में आपको बताएंगे होर्मुज वाला डेथ ट्रैप। होर्मुज पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि वो तेहरान का चैप्टर एक हफ्ते के अंदर क्लोज कर देंगे, लेकिन होर्मुज अमेरिका के लिए वो डेथ ट्रैप बन गया जिससे अमेरिका ना निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े पावर गेम में डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा दांव खेला है जिसे वैश्विक राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए दुनिया भर की नौसेनाएं प्लान बना रही हैं, ठीक उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से हाथ खींच लिए हैं। अमेरिका ने साफ संदेश दिया है कि हमें होर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। जिसे तेल चाहिए वो अपना रास्ता खुद साफ करे, अपना रास्ता खुद तैयार करे। हमें अपने होर्मुज से सैनिकों को निकालना है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज में हार मान ली है। ईरान के साथ जारी भीषण तनाव और होर्मुज की नाकेबंदी के बीच ट्रंप ने अपने सहयोगियों यानी कि नेटो को कायर तक कह के बुलाया है। नेटो कंट्रीज को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर कावर्ड्स कह दिया और इसके साथ ही ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दोबारा दे दी और कहा कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा बहुत जरूरी है। यानी नेटो ने जब अमेरिका का साथ देने से इनकार किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड पर आंखें तरेर दी हैं। ट्रंप का तर्क सीधा है, अमेरिका अब ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर है, तो फिर अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा उन जहाजों की सुरक्षा में क्यों खर्च हो जो चीन, जापान या यूरोप के लिए तेल ढो रहे हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि नेटो देश और एशियाई दिग्गज सिर्फ अमेरिका के भरोसे बैठे रहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान इस जलमार्ग को गंदा कर रहा है तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी उन देशों की है जिनकी अर्थव्यवस्था इस रूट पर डिपेंड करती है। यानी होर्मुज बहाना है और होर्मुज निशाना है और ट्रंप हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। इस खबर को भी हम डिटेल से जानेंगे, इसके एक एक पहलू पर नजर डालेंगे, एक एक डॉट्स कनेक्ट करेंगे। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की बात होगी ईरान के सबसे बड़े हमले के बारे में। दुनिया के नक्शे पर आज ईरान ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिससे सुपर पावर का गुरूर खाक में मिल गया है। ईरान ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना मात्र से पेंटागन की फाइलें कांपा करती थी। दुनिया का कोई मुल्क जिसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यानी न सिर्फ अमेरिका से लोहा लेना बल्कि अमेरिका को घुटनों पर ले आना और अमेरिका को इतना मजबूर कर देना कि वो मिडिल ईस्ट से मजबूर हो जाए बाहर निकलने के लिए। लेकिन अब ईरान ने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया है जिसकी मारने की क्षमता 4000 किलोमीटर है। जी हां, ईरान ने अपनी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया है और अपने दुश्मनों पर घातक हमला बोला है। इस मिसाइल के सामने आने से हर कोई हैरान है, क्योंकि अब तक यह माना जा रहा था कि ईरान के पास जितनी मिसाइलें हैं उसकी रेंज 2500 या मैक्सिमम 3000 है। लेकिन अब ईरान ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल डियागो गार्सिया पर हमले के लिए किया, डियागो गार्सिया एक द्वीप है जिसे इस वक्त आप मैप में देख सकते हैं। इसकी विशेषता हम आपको बताएंगे अब से थोड़ी देर में। डियागो गार्सिया पर हमला क्यों किया यह भी बताएंगे। भारत के कितने नजदीक है डियागो गार्सिया ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जब ये 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल जब तेहरान सामने रखा तो इससे अमेरिका से लेकर इजराइल तक हड़कंप है।
यानी ये तेहरान का वो यलगार है जिसने बता दिया है कि उसकी जद से अब कोई सुरक्षित नहीं। इस हमले ने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक की नींद उड़ा दी है। 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता, मतलब सीधा है यूरोप के बड़े शहर, पूरा इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट, हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने, सब कुछ ईरान की एक उंगली के निशाने पर है। और इस बारे में न सीआईए को पता है, न मोसाद को पता है। ये दोनों एजेंसियां, जासूसी एजेंसियां दावे कर रहे थे कि आज ईरान की मिसाइल क्षमता को उन्होंने नष्ट कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब ईरान के पास कोई मिसाइल नहीं, लेकिन इस मिसाइल के सामने आने के बाद अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय भी सन्न है। जिस ईरान को 1979 से प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया, उसने अपनी तकनीक और अपने बारूदी इरादे से अमेरिका की नींव हिला दी। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के लिए अल्टीमेटम है। तो क्या यह विश्व युद्ध के आठ है? क्या खाड़ी की चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि जंग के नियम और जंग का परिणाम वॉशिंगटन नहीं, तेहरान तय करेगा। और इस मिसाइल के सामने आने के बाद अमेरिका कह रहा है कि उसका होर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। अब ये होर्मुज के लोग समझें, वहां पर फंसे जहाज जिन देशों के हैं वो समझें, और अब वो इस युद्ध में नहीं लड़ना चाहते, वो इस युद्ध को बंद करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ इन खबरों को डिटेल से, इसके साथ ही तमाम ब्रेकिंग न्यूज पर भी नजर डालेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग को 22 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। चंद दिनों में ईरान को घुटने पर लाने का ख्वाब देखने वाला अमेरिका खुद डर रहा है और आज इस सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर इस युद्ध को कैसे रोका जाए। लेकिन अब यह युद्ध ईरान के महाबली एटम से लड़ी जाने वाली है। आखिर यह खबर क्यों फैल रही है, इस खबर की चर्चा क्यों हो रही है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। लोग बहुत बातचीत कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। मिडिल ईस्ट की लड़ाई खतरनाक स्थिति पर पहुंच रही है। मिडिल ईस्ट की लड़ाई फैल रही है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की युद्ध की स्थिति में अब ऐसा लग रहा है कि परमाणु खतरा सिर पर आ चुका है। इजराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु शक्ति राष्ट्र है जिसके पास अघोषित तौर पर 80 से 100-150 परमाणु हथियार हो सकते हैं। वहीं ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों पुराना है और इस कार्यक्रम को शुरुआत करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका खुद है, जिसने 1979 के पहले ही ईरान में क्लीन एनर्जी के लिए परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह बात और है कि उस समय भी अमेरिका की नजर ईरान के तेल पर थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अनुसार मार्च 2026 में भी ईरान के पास कोई संरचित हथियार निर्माण कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने आनन फानन में आकर ईरान के बीच हमला कर दिया। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर साइट नतांज पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अटैक किया। यह हमला आज किया गया है और ईरानी मीडिया ने इसकी पुष्टि भी की है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं जिसमें नतांज न्यूक्लियर साइट की तस्वीर और हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर दोनों आपके सामने है। पहली तस्वीर ये देखिए, यह हमले के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर नतांज न्यूक्लियर साइट में आपको यहां बिजली के कुछ खंभे नजर आ रहे हैं, आपको यहां पर पावर ग्रिड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत बड़ा इलाका ऐसा दिख रहा है जिसमें बहुत तबाही हुई है। राइट, तो यह है हमले के बाद की तस्वीर। अब देखते हैं हमले के पहले की तस्वीर। हमले के पहले कुछ इस तरह से नजर आता था नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो कि बिजली बनाने के लिए बनाया गया था और इसे बनाने में अमेरिका ने खुद मदद की थी। नतांज पर हमला हुआ है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ, और यह हमला कब हुआ है? यह हमला तब हुआ है जब ईरान के बुशेहर में 4.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। यानी दोनों डॉट्स अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों डॉट पहुंचते हैं एटम पर, एटम कार्यक्रम पर, परमाणु कार्यक्रम पर। जहां ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है तो दूसरी ओर खबर यह आई ईरान के बुशेहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई।
आशंका जताई जा रही है कि जंग के बीच में अमेरिका के साथ युद्ध के हालात में ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। तो क्या सवाल सबसे बड़ा है परमाणु युद्ध की तैयारी में ईरान? सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया। उसने बार बार कहा कि उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है और एनरिच्ड यूरेनियम को आज की तारीख में परमाणु बम बनाना कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। अगर 90% एनरिच्ड यूरेनियम किसी देश के पास हो तो उसे न्यूक्लियर वेपन में तब्दील किया जा सकता है, और अगर 90% नहीं भी है तो उसका इस्तेमाल डर्टी वेपन के तौर पर किया जा सकता है। मतलब कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं है तो न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम को मिसाइल में डालकर किसी देश पर मार दिया तो वहां रेडिएशन फैलने का खतरा, और इससे हजारों लोगों की जान जा सकती है। खैर, अब आइए बुशेहर में जो भूकंप के झटके लगे हैं उसकी कहानी क्या, उसकी थ्योरी क्या चल रही है। यहां पर 4.2 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया, और बुशेहर में भूकंप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है यहां पर। तो तमाम तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये चलने लग गई कि यहां परमाणु परीक्षण किया जा रहा है। और अव्वल तो कि यह भूकंप का झटका, और दूसरा चेरी ऑन द टॉप ये कि यह इकलौता झटका नहीं है। मैं आपको टाइमलाइन भी दिखा दूंगा। तो क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है? और अगर किया है तो इस्राएल के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि इस्राएल ने ही ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की और अमेरिका को भी साथ लेकर आया। पिछले साल भी इस्राएल ने ही पहले ईरान पर हमला किया था और बाद में अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। हालांकि तब भी ईरान पर परमाणु हथियार बनाने के आरोप लगे थे, और उसके बाद अमेरिका ने, याद होगा आपको, कहा था कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 10 साल पीछे धकेल दिया। अब यह पता नहीं वो कौन सा कैलेंडर देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोग, कि 9 महीने में ही 28 फरवरी को हमला कर दिया जून के 2025 के बाद, 9 महीने में ही 10 साल का कार्यकाल उनके लिए गुजर गया। ये मुझे नहीं पता किस कैलेंडर के हिसाब से चलता है, लेकिन यह समझिए कि यह भूकंप का झटका इकलौता नहीं है। और इतने रेगुलरली भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं तेहरान में, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। आइए रिसेंट भूकंप के झटके पर नजर डालते हैं। मार्च की तारीख देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। देखिए, 20 मार्च बुशेहर में 4.2, 19 मार्च नूराबाद में 4.3, 6 मार्च बंदर अब्बास में 4.1, 3 मार्च गिराश में 4.3, 22 फरवरी मोहर में 4.1, 1 फरवरी मोहर में 5.2। अब आप बताइए कि ये भूकंप के झटके 4 और 5 के इर्द गिर्द क्यों हैं? इससे और कम हो सकते थे या इससे ज्यादा हो सकते थे? वेरिएशन बहुत नहीं है कि नहीं? सिमिलर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो क्या यह उस थ्योरी से मेल खाता है कि जब परमाणु परीक्षण करते हैं तो भूकंप की स्थिति क्या होती है? खास करके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट में किस तरह का भूकंप, किस तरह के सिस्मिक वेव्स महसूस किए जाते हैं, जिसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर मापी जाती है। यह मैग्नीट्यूड परीक्षण की एक्सप्लोजिव यील्ड और गहराई पर निर्भर करता है। अगर छोटा परीक्षण हो तो आमतौर पर 4.0 तीव्रता के आसपास का भूकंप होता है। अगर बड़ा परीक्षण, मिडिल परीक्षण किया जाए तो 5 के आसपास का भूकंप आता है, और अगर बहुत बड़े स्तर पर परीक्षण किया जाए तो 6.0 या 7.0 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप आता है। बीते फरवरी महीने से लेकर मार्च तक ईरान में एक साथ कई भूकंप के झटके लगे, और इतने भूकंप के झटके एक साथ ये सामान्य नजर नहीं आते, और इसलिए दावा हो रहा है कि ईरान ने लगातार परमाणु टेस्ट किए हैं युद्ध के दरमियान भी। अब उन्होंने परमाणु बम तैयार कर लिया या नहीं कर लिया, इसकी जानकारी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, इंक्लूडिंग न CIA के पास है न मोसाद के पास है। लेकिन आशंका क्यों जताई जा रही है, इसके पीछे भी एक कारण है। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक रिपोर्ट दी। CIA ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में बताया कि ईरान के पास काफी मात्रा में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए बहुत मुफीद है, और कई परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। CIA का मुख्य फोकस रहा है ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम कितनी मात्रा में है और कितनी तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, इसको मॉनिटर करना।
और उसके बाद सीआईए ने एक विस्तृत रिपोर्ट पेंटागन को दी है। और सीआईए के डायरेक्टर को भी आप सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, इस बारे में क्या दावा कर रहे हैं, जिनका नाम जॉन रैटक्लिफ है। point you want to make? Yeah, much has been made by some about a fatwa against the development of nuclear weapons. Notwithstanding the fatwa, what we know, and the intelligence community is in agreement on this, is that Iran possesses at least 440 kilograms of uranium enriched to weapons grade 60%, which doesn't have a civilian use. The only use for that would be the development of nuclear weapons. Thank you, Director. Some about a fatwa against the development of nuclear weapons. Notwithstanding the fatwa, what we know, and the intelligence community is in agreement on this, is that Iran possesses at least 440 kilograms of uranium enriched to weapons grade 60%, which doesn't have a civilian use. The only use for that would be the development of nuclear weapons. Thank you, Director. अब चूंकि रेडक्लिफ इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो मैं आपको इनके बयान का मजमून बताता हूं, लब्बो-लुबाब बताता हूं। क्या है लब्बो-लुबाब, आइए देखते हैं। ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, ये रेडक्लिफ कह रहे हैं। 60% तक एनरिच्ड किया हुआ यूरेनियम है जिसका कोई पब्लिक यूज नहीं है, इसका कोई सिविलियन उपयोग नहीं है, इसका कोई एनर्जी के लिए उपयोग नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। और यह बयान सीआईए के चीफ का है जो अभी हमने आपको सुनवाया। और उसके बाद लगातार भूकंप के झटके। तो क्या वाकई यह थ्योरी है कि तेहरान ने लगातार परमाणु टेस्ट किए हैं? आईएईए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की फरवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों से पहले ईरान के पास 440.9 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि 60% तक एनरिच किया हुआ है। यह वेपन ग्रेड जो कि 90% से माना जाता है, उसके बहुत करीब है। आईएईए का कहना है कि अगर इसे और एनरिच किया जाए तो यह 10 परमाणु हथियारों के लिए पर्याप्त है। 28 फरवरी 2026 में शुरू हुए हमलों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मुख्य परमाणु केंद्र नातांज, फोर्दो, इस्फहान और पार्चिन पर हमला किया। ये सारी वो जगहें थी जहां पर अमेरिका को पता था कि तेहरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन कई ऐसी जगहें भी हैं जिसके बारे में शायद न सीआईए को पता हो, न मोसाद को पता हो, वहां परमाणु ठिकाने हो सकते हैं। लेकिन जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से ईरान में कहां-कहां परमाणु ठिकाने हैं, यह भी आप देख लीजिए। ये हैं ईरान के परमाणु ठिकाने। सबसे पहले तो नातांज का नाम आता है। ये वही नातांज है जिसको अमेरिका ने ही मिलकर डेवलप किया क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। कहते हैं यहां सबसे बड़ा प्लांट है, सेंट्रीफ्यूज मशीनें मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है फोर्दो की। फोर्दो में ईरान के कोम शहर में न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। कहते हैं पहाड़ के अंदर मौजूद है और यहीं पर ईरान ने यूरेनियम स्टोर किया था। और आपको याद होगा कि जब पिछले साल जून में अटैक किया था अमेरिका ने, तो फोर्दो को भी निशाना बनाया था। B-2 बॉम्बर से यही फोर्दो के कोम में बम गिराए गए थे। इसके अलावा एक और इस्फहान जो यूरेनियम कन्वर्जन और फ्यूल फैब्रिकेशन साइट के तौर पर जाना जाता है। यहां एनरिच्ड यूरेनियम अंडरग्राउंड टनल में रखा गया था। एक और जगह है अराक, हैवी वाटर रिएक्टर साइट है। एक और जगह है पार्चिन जो कि मिलिट्री रिसर्च साइट है, यहां पर परमाणु परीक्षण होने का शक है। तालिगन 2 यहीं पर है। तालिगन 2 पर बंकर बस्टर बम से हमला हुआ था पिछली बार, आपको याद होगा। एक और जगह है बुशेहर। बुशेहर के बारे में हमने आपको बताया, एकमात्र ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसकी तस्वीर आपने देखी, उसको भी इजराइल अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये तो वो जगहें हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं। आपको याद होगा पिछले साल जून 2025 में जब अटैक किया था अमेरिका ने, उसके बाद ईरान ने बयान जारी कर कहा था कि उनके एनरिच्ड यूरेनियम सुरक्षित हैं और उन्हें हमले से पहले ही उन जगहों से निकाल लिया गया था। खबर है कि ईरान ने अपने यूरेनियम को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है और उससे हथियार बनाकर ईरान अपने लिए डेटरेंस कायम करना चाहता है।
ताकि दोबारा कोई उस पर हमला करने की जरूरत ना करे, क्योंकि ईरान को लग रहा है कि उसको ज्यादा नुकसान हो चुका है और उसे उभरने में काफी वक्त लगेगा। इसलिए IRGC के कमांडर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान ने वो तबाही मचा रखी है जिससे अमेरिका और ईरान में, इजराइल में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ी थ्योरी, क्या जमीन के अंदर वाकई कुछ बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है तेहरान? आइए देखते हैं। कहते हैं पहाड़ों के नीचे, बहुत सारे पहाड़ हैं ईरान में, तो कहते हैं पहाड़ों के नीचे करीब 5000 फीट की गहराई में न्यूक्लियर ठिकाना बनाया हुआ है, जो बाहर से बंजर नजर आते हैं, वीरान नजर आते हैं, लेकिन नीचे परमाणु हथियार कार्यक्रम चलते हैं। सैटेलाइट या ड्रोन के लिए गतिविधियों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा है। यहां तक कि इंफ्रारेड सिस्टम से भी ट्रैक नहीं कर सकते। पिक एक्स माउंटेन के नीचे कई गहरी सुरंगें हैं और बंकर मौजूद हैं। बंकरों में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी होने का दावा किया जा रहा है। खबर है कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को अमेरिका ने हमले में मार दिया, लेकिन अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रूस ने भी सपोर्ट कर दिया है। एक थ्योरी तो यह भी है कि रूस के सहयोग से ईरान परमाणु हथियार डेवलप कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने परमाणु हथियार डेवलप कर लिया और उसका ट्रायल किया गया, जिसके बाद ये बुशहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन देखना होगा कि क्या महाबली एटम की एंट्री होती है या ईरान अचानक से ऐलान करता है कि उसने परमाणु टेस्ट कर लिया है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका और इजराइल के लिए इससे ज्यादा बुरी खबर कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि इस दिन को रोकने के लिए अमेरिका ने 48 सालों से ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं और ईरान भी उसी दिन से सिर्फ एक काम में लगा हुआ है कि हमें परमाणु हथियार तक किसी तरह पहुंचना है। आज की तारीख में परमाणु हथियारों की अगर बात हो भी रही है तो यह भी जान लीजिए कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार होने की बात कही जाती है। आइए देखते हैं। परमाणु हथियारों के आंकड़े में रूस सबसे ऊपर है, जिसके पास 5977 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5428, चीन के पास 350। हालांकि क्लियर आंकड़ा नहीं, कुछ दावे ये भी हैं कि 800 के लगभग में, 900 के लगभग में परमाणु हथियार हो सकते हैं। फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172 से लेकर 190, पाकिस्तान के पास 165 से लेकर 170, इजराइल के पास 80 से 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं। जाहिर है अगर मिडिल ईस्ट में परमाणु वॉर हुआ तो दुनिया दो खेमों में बंटेगी, बहुत ज्यादा तबाही होगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता कि इसे रोका कैसे जाएगा और इसके बाद की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरी दुनिया में इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जापान की तस्वीर बदल गई, हिरोशिमा नागासाकी की तस्वीर बदल गई, कैसे जापान को सरेंडर करना पड़ गया था। दुनिया 2 वर्ल्ड वॉर की तबाही पहले देख चुकी है, लाखों करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अगर इस बार ये तबाही हुई तो फिर इसे रोकना असंभव हो जाएगा, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेहरान के चक्रव्यूह में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान जंग के बीच तेहरान ने होर्मुज को अमेरिका का डेथ ट्रैप बना दिया। ईरान जंग में जिस तरह वो आक्रामक दिख रहे थे, अब उनके तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज का दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की, दुनिया के कई देशों से मदद मांगी, झोली फैलाई कि वो चलिए होर्मुज खुलवाते हैं, एयरक्राफ्ट करियर भी लगा दिया, लेकिन ईरान के सामने अमेरिका के इरादे वहीं रेगिस्तान में दफन हो गए। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है अब सबसे बड़ा यू टर्न। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज से अमेरिका को कोई मतलब नहीं है, जिनके जहाज फंसे हैं वो समझें, जिनको होर्मुज से तेल चाहिए वो समझें, ये सब उनका काम है, हमारा काम नहीं कि हम होर्मुज को खुलवाएं और पूरी दुनिया में तेल बंटवाएं।
यानी होर्मुज निशाना है, बहाना है और जंग को साइड लगाना है, क्योंकि अमेरिका की इस नासमझी की वजह से, इस एक गलत फैसले की वजह से पूरी दुनिया संकट में है। एनर्जी क्राइसिस, एलपीजी तेल गैस का संकट गहराता जा रहा है, पूरी दुनिया में त्राहिमाम है, खाड़ी देशों में हड़कंप है। गैस और तेल के प्लांट भी सेफ नहीं है अब इस युद्ध में, और अब भी ईरान युद्ध किस ओर जाएगा तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो गया कि ईरान के साथ युद्ध में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करना अमेरिका के बूते की बात नहीं। तभी तो उन्होंने क्लियर कहा कि अन्य देशों को कि अमेरिका का होर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें अगर तेल चाहिए तो तुम समझो, तुम्हें इस इलाके से निकलना है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अमेरिका तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं लेगा। सुनिए। It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but, you know, we don't use it. You know, at a certain point, it'll open itself at a certain point. It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but, you know, we don't use it. You know, at a certain point, it'll open itself at a certain point. तो डोनाल्ड ट्रंप ये समझाना चाह रहे हैं कि होर्मुज पर हमने नेटो से कहा कि भाई हमारी मदद कर दो, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब होर्मुज अपने आप खुल जाएगा, इससे अब अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। तो लाइन क्लियर है, होर्मुज के मसले पर, ईरान के मसले पर अमेरिका ने हार मान ली है। बेशक वो बहुत बड़े बड़े दावे करें कि हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया, हमने तेहरान की रिजीम को मिटा दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हमने पूरी नेवी साफ कर दी, वायुसेना साफ कर दी ईरान की, हमने सब कर दिया, लेकिन बस एक होर्मुज नहीं खुलवा पाए। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है बातें, आप समझ रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर अमेरिका, जिसने ईरान के पूरी मिलिट्री रिजीम को मिटा दिया, अब उनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, उनके पास नेवी भी नहीं है, लेकिन वो इतना छोटा सा होर्मुज नहीं खुलवा पा रहा। अब जब ईरान के पास ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना उसकी सेना है, ना मिसाइलें हैं, ना ड्रोन्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी 90% तक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उड़ा दी है, तो ये होर्मुज क्यों ब्लॉक है? डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं पूरी दुनिया बेवकूफ है और वो जो कह रहे हैं उस पर पूरी दुनिया आंख मूंद कर यकीन कर लेगी। और ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह कंट्रोल करने या खोलने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। इससे पहले तक डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी बड़ी हाँ कर रहे थे, या ये भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग बातचीत में कह रहे हैं, बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, ढिमका कर देंगे, एक हफ्ते में तेहरान पर कंट्रोल कर लेंगे, ईरान एक हफ्ते के अंदर हमारे कंट्रोल में होगा, हम जैसा करेंगे वही कहेगा, नए सुप्रीम लीडर को हमने मंजूरी नहीं दी है, नया सुप्रीम लीडर हमारे बगैर नहीं आएगा। ईरान ने सारे इरादों को, सारे सपनों को मटिया मेट करके रख दिया, और अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के मामले पर, होर्मुज के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए। ईरान के आगे होर्मुज में अमेरिका की एक भी नहीं चली। तभी तो अमेरिका अब होर्मुज का रास्ता खुलवाना नहीं चाहता है, और ना ही खुलवा पाया है, और ना ही खुलवा सकेंगे। अमेरिका लगातार बाकी देशों को साथ आने को कह रहा है, मगर ईरान के डर से कोई भी साथ आने को तैयार नहीं है, या कोई भी अपने आप को बेवजह की जंग में नहीं उलझाना चाहता है। बाकी देशों के लीडर डोनाल्ड ट्रंप के जैसे थोड़ी हैं कि वो अमेरिका और इजराइल के कहने पर जंग में कूद जाएं और वर्ल्ड वॉर करा दें। फ्रांस ने मना कर दिया, जापान ने मना कर दिया, जर्मनी जैसे देशों ने होर्मुज से सेफ पैसेज के लिए हाथ मिलाया, लेकिन उन्होंने सीज फायर की शर्त रख दी। अमेरिका कहा तुम गोलीबारी बंद करो, फिर हम जाते हैं वहां पर होर्मुज में रास्ता खुलवाने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के लिए भी तैयार नहीं है। ट्रंप ने इसके साथ ही यह भी कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच गया है और मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री को वाइंडिंग डाउन यानी कि कम करने पर विचार कर रहा है। हालांकि वो इस बात पर अडिग है कि अभी ईरान युद्ध में सीजफायर का सवाल नहीं है। इससे पहले ट्रंप बार बार ये दावा करते थे कि ईरान की मिलिट्री रिजीम खत्म हो चुकी है, ईरान की नेवी को हमने मिटा दिया है, ईरानी एयरफोर्स तो कब के खत्म हो चुकी है,
एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नष्ट हो गए हैं, उनके मिसाइल पावर को 90% तक डिस्ट्रॉय कर दिया है, ड्रोन पावर उनकी खत्म हो चुकी है, लेकिन होर्मुज नहीं खुला। सब हो गया, पूरा ईरान खत्म हो गया बकौल डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन होर्मुज नहीं खुला। और होर्मुज खोलने के लिए नेटो देश डोनाल्ड ट्रंप के साथ आना चाहते, मतलब उनको साथ लाना चाहते हैं। आज की तारीख में अगर होर्मुज नहीं खुला और अमेरिका यहां से खाली हाथ लौटा तो सुपर पावर का तमगा ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी जाएगी। और होर्मुज पर ईरान का एकाधिकार होगा। मिडिल ईस्ट में ईरान जो कहेगा मिडिल ईस्ट को वही करना पड़ेगा। यह ताकत हो जाएगी ईरान की अगर ईरान से खाली हाथ अमेरिका लौटता है तो, जिसकी आशंका 99% नजर आ रही है। अब 1% बाई चांस कुछ हो जाए, अमेरिका परमाणु बम लेकर इस लड़ाई में कूद जाए तो फिर क्या कह सकते हैं। वो भी चांस 1% है बस, क्योंकि अमेरिका ने मिनटमैन 3 ICBM टेस्ट किया, जो 12,000 किलोमीटर से ज्यादा तक मार करने वाली मिसाइल है। और इस समय आज की तारीख में ईरान और अमेरिका के बीच एयर डिस्टेंस लगभग 11 से 12,000 किलोमीटर के बीच में है। डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी ईरान के कब्जे से होर्मुज को आजाद नहीं करवा पाए, यह सच्चाई है। लेकिन और होर्मुज की फांस फंसी कैसे? होर्मुज की फांस इसलिए फंस गई क्योंकि ईरान ने कह दिया कि हमारी इजाजत के बगैर यहां से एक तिनका तक पास नहीं होगा, और अगर पास हुआ तो हम उसे जलाकर खाक कर देंगे। और होर्मुज स्ट्रेट वो इलाका है जहां दुनिया के 20% तेल और गैस पास होते हैं पूरी दुनिया के लिए। समुद्री व्यापार के लिए होर्मुज स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट है। खामनेई के मारे जाने के बाद से ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया। होर्मुज बंद होने के बाद से अब तक करीब 2,500 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। होर्मुज का रास्ता खोलने के लिए अमेरिका पर इमेंस प्रेशर है और इसलिए अमेरिका जी जान लगा रहा है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका होर्मुज खुलवाने में असक्षम रहा है। होर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कई बार सहयोगी देशों से मदद मांगी। चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, साउथ कोरिया से होर्मुज में वॉरशिप और आर्मी भेजने की बात कही, लेकिन अमेरिका के साथ कोई भी देश सहयोग के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों से सहयोग मांगा। नेटो ने भी झटका दे दिया और कहा कि ये आपकी लड़ाई, आप लड़िए, क्योंकि नेटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले उनको जलील किया था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, नेटो अमेरिका की वजह से चलता है, हम फंड देते हैं तब नेटो के देश इसका मजा लेते हैं। उसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को बहुत हड़काया और ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही, जिस पर नेटो ने कहा था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और अब जब नेटो ने मना किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार नेटो पर जमकर भड़ास निकाली, यानी कि यह अलायंस खत्म हो चुका है। और यह 100% मैं आपको कह रहा हूं, अब जब वो हार कर, थक कर बैठ चुके हैं, हर प्रयास कर चुके हैं, तो ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका को होर्मुज की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाड़ी के देशों से जो तेल निकलता है उसको अमेरिका को नहीं चाहिए, वो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। उन्होंने कहा कि जो देश इस मामले से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो खुद तय करें कि आखिर वो वहां से तेल कैसे निकालेंगे और वो खुद होर्मुज को सिक्योर करें। अमेरिका ये काम नहीं करेगा। तो होर्मुज तो बंद अमेरिका की वजह से हुआ। कोई अमेरिका से ये पूछ ले, बंद जब आपकी वजह से हुआ तो खुलवाने की जिम्मेदारी आपकी, या सिर्फ चाचा चौधरी बनकर आप पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे और हर जगह लफड़े लोड करवाएंगे? होर्मुज स्ट्रेट में खामेनेई के मारे जाने से ही के बाद से ही बहुत पैनिक है। कई देशों ने मिडिल ईस्ट में ईरान की ओर से की जा रही कार्रवाई की निंदा की और होर्मुज स्ट्रेट बंद करने पर नाराजगी जाहिर की। इसके साथ साथ सभी देशों ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान से हमला रोकने की अपील की। कुल 20 देशों ने होर्मुज को खोलने की अपील की है ईरान से। वो 20 देश कौन से हैं जिन्होंने एक जॉइंट लेटर भी लिखा है? आइए देखते हैं। 20 देश एकजुट हुए हैं होर्मुज खुलवाने के लिए और वो अभी ईरान से अपील कर रहे हैं कि वो होर्मुज
खोल दें, क्योंकि दुनिया को बहुत मुश्किल आ रही है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, तो ये वो 10 देश हो गए। अगले 10 देशों के नाम भी देख लेते हैं। लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन और लिथुआनिया। ये वो 20 देश हैं जो कह रहे हैं कि होर्मुज खोल दिया जाए। अब जरा सोचिए, सुपर पावर देश अमेरिका जिस होर्मुज को नहीं खुलवा पाया, क्या ये 20 देश मिलकर होर्मुज खुलवा देंगे? इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने होर्मुज को लेकर तैयारी की योजना का समर्थन किया, लेकिन कोई भी यूरोपीय देश डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वो कह रहे हैं कि ईरान को इस इलाके को खोल देना चाहिए, बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम हमला कर देंगे, हम सेना भेज देंगे। जापान ने तो सीधे सीधे मना कर दिया कि हमारा आर्मी भेजने का तो कोई इरादा ही नहीं। और होर्मुज स्ट्रेट 28 फरवरी के बाद से ही बंद है, जिस दिन सुप्रीम लीडर खामेनेई के ऊपर हमला हुआ था। ईरान की आईआरजीसी ने आधिकारिक घोषणा की कि यह होर्मुज स्ट्रेट बंद है, कोई भी जहाज यहां से निकलने की कोशिश ना करे। अमेरिका इजराइल हमलों के जवाब में ईरान ने जहाजों पर हमले किए, जीपीएस जैमिंग शुरू की और धमकियां देनी शुरू की। हर दिन यहां से कभी 100 जहाज गुजरा करते थे, लेकिन आज की तारीख में यह संख्या बिल्कुल 0 हो चुकी है। होर्मुज स्ट्रेट से बंद होने पर क्या प्रभाव है? सामान्य तौर पर सप्लाई कितनी है? तेल यहां से निकलता है 20 से 23 मिलियन बैरल पर डे। दुनिया की सप्लाई का 20 से 25% अकेले हैंडल करता है। गैस 21% वैश्विक आपूर्ति है एलएनजी की। मुख्यतः कतर, यूएई से एशिया को आपूर्ति है और हर दिन 100 से ज्यादा जहाज यहां से गुजरा करते थे। लेकिन आज की क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि होर्मुज स्ट्रेट से कोई जहाज नहीं गुजर रहा। स्टोरेज भरने से गैस का उत्पादन भी रुक गया है। वैश्विक सप्लाई 70 से 90% कम हो गई है। 2500 से ज्यादा जहाज माल लोड कर अभी भी फंसे हुए हैं। यानी ट्रंप हार गए चौथे हफ्ते में आते आते, जब वो कह रहे थे कि भाई इस जंग को 4 दिन में जीत लेंगे। ट्रंप और अमेरिका की साख पर अब सबसे बड़ा बट्टा लग चुका है। अमेरिका ईरान में जारी जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। 22वें दिन भी ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान सीजफायर के लिए रेडी है। आपको ताजा हमलों की कुछ तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह से अभी ईरान ने पलटवार किया और ईरान ने दोनों देशों को एक साथ एंगेज कर रखा है। और न सिर्फ दोनों देशों को, बल्कि एक साथ 12 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बेसेस। और दोनों तरफ के सख्त बयान ये बता रहे हैं कि टकराव लंबा होने के साथ साथ और आक्रामक होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त बयान देते हुए कहा था कि वो सीजफायर के लिए तैयार नहीं है। उनके इस बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर कहा है कि तेहरान किसी भी हालात में सीजफायर स्वीकार नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए एक डेथ ट्रैप बन चुका है। इतिहास बदल गया है, भूगोल कांप रहा और पेंटागन के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ईरान ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया असंभव मानती थी, यानी सिर्फ एक पर हमला नहीं, पश्चिमी साम्राज्य के अंत की शुरुआत ईरान ने कर दी है। ईरान के रेगिस्तान से उठी एक मिसाइल ने 4000 किलोमीटर का सफर तय किया। यह दूरी महज एक आंकड़ा नहीं है, यह ईरान की वो लॉन्ग आर्म है जिसने हिंद महासागर के सीने को चीरते हुए अमेरिकी बेस डियागो गार्सिया को निशाना बनाया। अब जरा मैप आप फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये है डियागो गार्सिया और ये है ईरान। डियागो गार्सिया कहते हैं यूके के कंट्रोल में है और यहां पर अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य बेस है। तो ईरान ने मारा मिसाइल यहां से गल्फ ऑफ ओमान के सामने से और 4000 की दूरी तय करके डियागो गार्सिया पहुंच चुकी थी मिसाइल। लेकिन कहते हैं कि यूएस एयर डिफेंस ने डियागो गार्सिया में इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया और हवा में ही मार गिराया। अब जरा
फुल स्क्रीन आपको ये मैप दिखाते हैं, आप समझिए कि 4000 वाली मिसाइल का इस्तेमाल कैसे ईरान ने किया है। अब चलिए आपको एआई से जनरेटेड वीडियो दिखाते हैं कि यह हमला किस तरह से किया गया होगा। ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने वीडियो जनरेट किया है और ये वीडियो हमने जनरेट किया है। अब इसको समझिए कि ईरान से एक मिसाइल चलती है डियागो गार्सिया के लिए, लेकिन इसे बीच में ही इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। बीच में, यानी कि हिंद महासागर के बीचों बीच अमेरिकी युद्धपोत के जरिए इसको इंटरसेप्ट करके इसको डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है 3900 किलोमीटर के रेंज में। लेकिन अगर ये डियागो गार्सिया में फट जाता है, यानी कि 3900 किलोमीटर पर टर्मिनेट किया गया इंटरसेप्ट करने के बाद, 100 किलोमीटर पहले टर्मिनेट किया गया इंटरसेप्ट करके, लेकिन अगर ये टर्मिनेट नहीं होता या इंटरसेप्ट नहीं होता तो डियागो गार्सिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस तबाह बर्बाद हो जाता। अब आपको समझाते हैं डियागो गार्सिया द्वीप है क्या, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। यह हिंद महासागर में है, रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और ब्रिटेन का जॉइंट मिलिट्री बेस है। यहां से अमेरिका साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका पर नजर रखता है। खास बात यह है कि डियागो गार्सिया से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा को भी मॉनिटर करता है। ईरान ने डियागो गार्सिया की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी। एक मिसाइल बीच रास्ते में ही टर्मिनेट की गई और दूसरे को इंटरसेप्ट किया गया। डियागो गार्सिया का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इसे B-2 और B-52 जैसे खतरनाक अमेरिकी बॉम्बर का दूसरा घर माना जाता है। अमेरिका ने इसी द्वीप से गल्फ और इराक वॉर को कंट्रोल किया था। अब ईरान युद्ध में यह इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है और ईरान की नजर डियागो गार्सिया पर पड़ चुकी है। यानी आप समझिए कि ईरान कहां से खेल रहा है। हिंद महासागर में डियागो गार्सिया है और डियागो गार्सिया रणनीतिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा आइलैंड है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीचों बीच है और इस पूरे एरिया को मॉनिटर करता है अमेरिका यहां पर बैठकर, इंक्लूडिंग इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, सब पर नजर रखता है। क्योंकि डियागो गार्सिया में अमेरिका और ब्रिटेन का जॉइंट बेस तो है ही और अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे जैसे उपनिवेशवाद खत्म हुआ, अमेरिका को चिंता सताने लगी कि उसके विदेशी सैन्य ठिकानों तक पहुंच सीमित हो सकती है। कोल्ड वॉर के दरमियान ये चिंता और बढ़ गई, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ और चीन के मुकाबले अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखना अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी रणनीति के तहत 1960 के दशक में अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर एक नया क्षेत्र बनाया, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। इसके बदले अमेरिका ने ब्रिटेन को आर्थिक सहायता दी। यही वो दौर था जब डियागो गार्सिया को एक बड़े सैन्य अड्डे के तौर पर विकसित किया गया। डियागो गार्सिया की युद्ध में कैसे अहम भूमिका रही है, यह भी जान लीजिए। डियागो गार्सिया अमेरिकी सैन्य का स्थायी अड्डा, यानी कि यहां अमेरिका का परमानेंट बेस है। डियागो गार्सिया में अमेरिका के कई बड़े सैन्य अभियानों का यह लॉन्च पैड भी है। जासूसी तो यहां से करता ही है। गल्फ वॉर के दौरान यहीं से हवाई हमले किए गए। इराक वॉर में भी इसकी भूमिका काफी इंपॉर्टेंट रही। तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन का संचालन यहीं से हुआ। हूती विद्रोहियों पर हमले के लिए इसी अड्डे का इस्तेमाल हुआ। डियागो गार्सिया केवल सैन्य महत्व वाला मामला नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता विवाद का भी हिस्सा है। मॉरिशस लंबे समय से चागोस द्वीप पर अपना दावा करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ ने भी कई बार मॉरिशस के दावे का समर्थन किया है। ऐसे में 2025 का ब्रिटेन मॉरिशस समझौता इस विवाद को सुलझाने की दिशा में एक अहम कदम माना जाता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे नए भू राजनीतिक जोखिम पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसकी खबर की दूसरी तरफ क्या है? खबर की दूसरी तरफ यह है
कि ईरान ने पहली बार 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यानी आप सोचिए कि ईरान की मारक क्षमता कितनी बड़ी है। और क्या ऐसा भी मुमकिन है कि ईरान के पास आईसीबीएम हो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके बारे में शायद मोसाद को या सीआईए को पता ना हो? क्योंकि ईरान एक एक करके अपने वो खतरनाक मिसाइलें निकाल रहा है। और जिस तरह से ईरान ने अपनी मारक क्षमता बढ़ाई है, तो ईरान का ये बारूदी बदला कितने बड़े एरिया को कवर कर रहा है। नंबर 1 पर डियागो गार्सिया हिंद महासागर में बेस है। ईरान से दूरी लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है। यूएस के बहुत इंपॉर्टेंट एसेट यहां पर रहते हैं। B-2 बॉम्बर है, सबमरीन सपोर्ट है, यूएस एसेट्स हैं। इसके अलावा तुर्की में इंसरिलिक एयरबेस है, जिसकी ईरान से दूरी 1200 से 1500 किलोमीटर है, जिसका नेटो बेस के तौर पर भी उपयोग किया जाता है और यूएस एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की तैनाती है। इसके अलावा RAF आक्रोटरी, जो कि साइप्रस में, ईरान से दूरी 1500 से 1800 किलोमीटर है। यहां यूके का बेस है, यूएस ट्रूप्स भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा इटली में सिगोनिला में जो बेस है, उसकी दूरी 2500 से 3000 किलोमीटर है। यह यूएस का छठा बेड़ा यहां पर होल्ड करता है और यहां इटली का एयरबेस है। जर्मनी का रमस्टीन एयरबेस ईरान से दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। यह भी अब ईरान के दायरे में। यहां यूएस की 37वीं एयरलिफ्ट स्क्वाड्रन रहती है। तो समझिए, ईरान कहीं से भी अमेरिका से हार मानने को तैयार नहीं है। और अगर ईरान ऐसे ही आक्रामक रहा तो निश्चित है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और जिस तरह से डियागो गार्सिया को निशाने पर लिया है ईरान ने, उससे इस रेंज में अमेरिका के कई और नए सैन्य अड्डे आ गए, कई और चीजें ईरान की जद में। इसलिए अमेरिका पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।